हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जूलॉजी 2025 के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि हमने आपको पेपर दिया था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि हमें सॉल्यूशन चाहिए इस पेपर का। तो आज इस वीडियो में आप लोगों का उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा, जो कि एमजी के वीपी यूनिवर्सिटी का पेपर था 2025 का। उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर था। तो हम देखेंगे सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। उसने सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप आंसर पूछा था, तो हम देखेंगे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर कैसे लिखे। एंड उसमें 5 क्वेश्चन दिया था, तो हम देखेंगे 5 क्वेश्चन शॉर्ट में, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में उसमें 2 वर्ड में लिखना होता था, जो कि 2 नंबर का आंसर था। फर्स्ट हेडिंग देख सकते हैं, एंडोसाइटोसिस। फर्स्ट क्वेश्चन में वहां पूछा था फर्स्ट के ए में कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। तो देखते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच अ सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड एक्सटर्नल material and takes it inside the cell by forming vessels. इसके 2 प्रकार होते हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। इट इज 2 टाइप्स। यह न्यूट्रिशन और सेल प्रोटेक्शन में मदद करता है। यहाँ हमने कुछ हिंदी वर्ड भी यूज किए हैं, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। एंड आप उसे इंग्लिश में ही लिखिएगा, जैसे लिख सकते हैं इट इज 2 टाइप्स। इसे आप लोगों को समझने में कुछ वर्ड का यूज किया गया है हिंदी में, कि आपको आसानी से समझ आ पाए एंड आप आसानी से समझ पाए। तो देखते हैं एंडोसाइटोसिस क्या होता है। एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सेल के बाहर प्रेजेंट प्रोटीन या फिर कोई अदर मॉलिक्यूल को चारों ओर से घेर लेगा, वेसिकल बना देगा। उसके बाद इसे उठाकर ले आएगा सेल के अंदर, क्योंकि एंडोसाइटोसिस का अर्थ है सेल के अंदर ले आना। तो जो एंडोसाइटोसिस होता है यह 2 प्रकार का होता है, फाइगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। जो पिनोसाइटोसिस होता है इसमें द्रव लिक्विड पदार्थ का चारों ओर से घेरेगा, उसके बाद सेल के अंदर ले आएगा। लेकिन जो फैगोसाइटोसिस होता है इसमें कुछ भोजन फूड जैसे मटेरियल होते हैं, जो कि ठोस मटेरियल होते हैं, उसको सराउंड करेगा। उसके बाद यह सेल के अंदर ले आता है। तो जो फैगोसाइटोसिस है यह ठोस मटेरियल को अंदर ले आता है, सेल के अंदर ले आता है। और जो पिनोसाइटोसिस होता है यह द्रव या लिक्विड पदार्थ को सेल के अंदर ले आता है। और आप लोगों को समझ में आया होगा कि एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि कोई मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेगा, उसका वेसिकल बना लेगा, और उसके बाद उसे सेल के अंदर ले आएगा, जिससे कि सेल को जिस चीज की रिक्वायरमेंट, जिससे कि सेल को जिस चीज की आवश्यकता होगी वो पूर्ण हो सके। और ये जो एंडोसाइटोसिस होता है यह सेल के प्रोटेक्शन एंड इसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है, मदद करता है, न्यूट्रिशन देने में मदद करता है एंड सेल को प्रोटेक्ट करता है, जो एंडोसाइटोसिस होता है। और ऐसे ही एक सेम प्रोसेस होता है एक्सोसाइटोसिस। जैसे ही ये सेल के अंदर ले आ रहा है, ऐसी ही प्रोसेस बस इसको सेल से बाहर ले जाएगा, जिसे हम एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। बस इसका जस्ट उल्टा होता है कि यह सेल से बाहर ले जाएगा और इसको सेल से अंदर। जो एंडोसाइटोसिस होता है इसे वेसिकल बनाकर सेल के अंदर लाया जाता है, और जो एक्सोसाइटोसिस होता है इसे सेल के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, वो सेल के बाहर ले आते हैं, ले जाया जाता है, जिसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और एंडोसाइटोसिस में सेल के अंदर ले आया जाता है। जो एंडोसाइटोसिस होता है यह सेल को प्रोटेक्ट करता है एंड उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब देखेंगे फर्स्ट का बी आंसर। उसमें पूछा था फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम्स। हम देखेंगे फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम क्या है। पेरोक्सिसोम इज इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाता है और तोड़ता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ बताया गया है कि पेरोक्सिसोम वह प्रक्रिया है जिसमें कि फैटी एसिड एंड जो हार्मफुल होता है, डी डिटॉक्सिफिकेशन हार्मफुल मटेरियल को यह बाहर निकाल देता है, इसका डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। यहाँ बताया गया है कि पेरोक्सिसोम वह प्रक्रिया है जिसमें कि फैटी एसिड एंड हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकाल दिया जाता है पेरोक्सिसोम द्वारा। और जो पेरोक्सिसोम होता है यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाता है और उसे ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, जिससे कि ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्शन मिलता है। जो सेल होता है, जो पेरोक्सिसोम होता है, इससे कि जो सेल का ऑक्सीडेशन होता है उसको हेल्प मिलता है, ऑक्सीडेटिव प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ बताया गया कि जिससे कि सेल में जो हो प्रक्रिया होती है ऑक्सीडेटिव, उसको हेल्प मिलता है। ऑक्सीडेटिव एक प्रोसेस होता है, उसको हेल्प मिलता है, जो कि सेल में होता है। तो पेरोक्सिसोम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि फैटी एसिड एंड ऑक्सीडेटिव एंड हार्मफुल मटेरियल को बाहर निकालता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाता है और ब्रेक डाउन करता है। ये सब इसके फंक्शन है, देख सकते हैं। और सेल के ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप आप लोगों को पेरोक्सिसोम का फंक्शन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे फर्स्ट का सी आंसर, टाइप ऑफ डीएनए। आप लोग को पता होगा कि टाइप ऑफ डीएनए, डीएनए कितने प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से डीएनए 3 प्रकार का होता है। तो देखते हैं कौन कौन से। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ डीएनए। जो डीएनए होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जैसा कि हमने अभी बताया आप लोगों को।
ADNA, BDNA एंड JDNA, जो इनके 3 टाइप्स है। आप लोग टाइप्स के रूप में लिख के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डालकर लिखिएगा, ADNA, BDNA एंड JDNA, जिससे कि आपका मार्क्स कटेगा नहीं। हम तो आप लोग को समझाने के लिए ऐसे लिख दिए हैं, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। एंड जो BDNA सबसे कॉमन फॉर्म होता है, जो BDNA का स्ट्रक्चर होता है, यह बहुत ही कॉमन होता है, बहुत कॉमन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ADNA डाइहाइड्रेटेड कंडीशन में पाया जाता है। जो ADNA होता है, यह डाइहाइड्रेटेड कंडीशन में पाया जाता है, जहाँ की बहुत ही कम नमी होती है। और जो ADNA होता है, जहाँ कम नमी वाला स्थान होता है, वहां पाया जाता है। जहाँ की पानी की कमी होती है, वैसे स्थान पे ADNA पाया जाता है। जबकि जो JDNA होता है, यह लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर वाला होता है। जो JDNA होता है, यह लेफ्ट हैंडेड होता है, इसका स्ट्रक्चर लेफ्ट हैंडेड होता है। तो ये रहे DNA के टाइप। तो मुख्य रूप से इसमें 2 नंबर का ही 15 वर्ड में ही लिखना था, तो इतना ही हम लिखेंगे। और आप हेडिंग बाई हेडिंग लिखिएगा। आप लोगों को हेडिंग बनाने आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि अपने से हेडिंग कैसे क्रिएट करें किसी टॉपिक में। हम आप लोग को उस टॉपिक पे वीडियो दे देंगे। तो अब हम आगे देखते हैं फर्स्ट का डी आंसर, डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसने पूछा था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल्स स्टडीड इट इन पी प्लांट्स। अब 2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 होता है। जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, इसमें बताया गया है कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, यह मेंडल के स्टडी पर निर्धारित है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में बताया गया है कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, यह एक जेनेटिक क्रॉस होता है, एक आनुवंशिक क्रॉस होता है। जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, यह एक जेनेटिक आनुवंशिक क्रॉस होता है, जिसमें कि विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस किया जाता है। जो मेंडल थे, उन्होंने पीय प्लांट पर क्रॉस कराया था। जो मेंडल थे, उन्होंने पीय मटर के पौधे पर, मटर के प्लांट पे क्रॉस कराया था। तो यहाँ बताया गया है कि इसमें 2 विपरीत प्रकार के विपरीत लक्षण ले लेंगे प्लांट का, पी प्लांट का, उसमें क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में इसमें 2 विपरीत लक्षणों के लेकर क्रॉस किया जाता है, इसलिए हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जो F2 जनरेशन होता है, इसमें इसका फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 होता है। तो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, इसका जो फिनोटाइप रेशियो जो कि F2 जनरेशन में 9:3:3:1 होता है, आप लोग को पता होगा। और आप लोग को आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अब हम देखेंगे फर्स्ट का ई आंसर, जो कि लास्ट आंसर है, जो कि हमारे फर्स्ट शॉर्ट आंसर में पूछा था कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो ये लास्ट आंसर है शॉर्ट टाइप आंसर का। तो देखते हैं फर्स्ट का ई, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉल्ड ड्यू टू ट्राइसोमल ऑफ क्रोमोसोम 21वीं जोड़ी। इसमें मेंटल रिटार्डेशन, फ्लैट फेस, शॉर्ट नेक और कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कॉमनली पाया जाता है। जो डाउन सिंड्रोम होता है, यह एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, जो कि हमारे गुणसूत्र में, जो गुणसूत्र होता है उसमें होता है। जो डाउन सिंड्रोम होता है, यह हमारा एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो कि हमारे क्रोमोसोम से संबंधित है, जो कि हमारे क्रोमोसोम में होता है। जो डाउन सिंड्रोम होता है, यह क्रोमोसोम की 21वीं जो जोड़ी होती है, उसमें एक क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, या फिर एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी। जो 21वीं जोड़ी होता है क्रोमोसोम का, उसमें एक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, जिसे हम इसे ट्राइसोमी के नाम से भी जानते हैं। जो डाउन सिंड्रोम होता है, यह इसमें मेंटल डिसऑर्डर होता है, और इसमें जो फेस होता है वह बहुत ही चौड़ा हो जाता है, बहुत ही चौड़ा होता है। और जो गर्दन होती है बहुत ही छोटी होती है, झुकी हुई होती है। और जो इसमें हार्ट से संबंधित जन्मजात बीमारियां होती है, जो हार्ट से डिसऑर्डर होते हैं, जो हार्ट में कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो कि जन्मजात होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा तो हमारे में क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं। जो फेस होगा वो चौड़ा हो जाएगा और गर्दन छोटी हो जाएगी, और जो मेंटल थोड़ा या फिर मोटी बुद्धि कह सकते हैं, मोटी बुद्धि प्रकार का व्यक्ति होगा। और इसका जो हार्ट होगा बहुत ही अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, जन्मजात रोग हो सकता है हार्ट से संबंधित। आई होप आप लोग को वेरी शॉर्ट आंसर समझ में आया होगा, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में वेरी शॉर्ट टाइप में पूछता है। अब हम देखेंगे शॉर्ट टाइप आंसर, जो कि हमारे क्वेश्चन आंसर में 5 मार्क्स का आंसर पूछता है शॉर्ट टाइप आंसर में, जो कि हमने पेपर देखा था उसके आधार पे। इसमें हमें 100 वर्ड लिखने होते हैं। तो इसमें 8 क्वेश्चन दिया था, जिसमें कि 5 सॉल्व करने होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट करा दिए हैं। और यहाँ पे हमें जो 100 वर्ड लिखने होते हैं वो भी कंप्लीट दिया गया है।
बनाना है तो केवल आप लोग को हेडिंग, अगर हेडिंग नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मैम हेडिंग अपने से कैसे क्रिएट करें, कैसे हेडिंग बना सकते हैं, तो हम आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो अब देखते हैं शॉर्ट टाइप आंसर का सेकेंड का ए, जो कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, ए था। उसमें पूछा था फर्स्ट ए क्वेश्चन में कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होता है, जो सेल से संबंधित क्वेश्चन था कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होता है। तो हम देखते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होता है। फर्स्ट ये देख सकते हैं, protein present on the cell surface that help a cell to attach with other cell or extracellular matrix। कोशिका आसंजन अणु सेल के बीच बाइंड और टिश्यू फॉर्मेशन में मदद करते हैं। जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल से हिंदी में हम कोशिका आसंजन अणु कहते हैं। आप लोग सोचे होंगे कि यह कोशिका आसंजन अणु क्या होता है, लेकिन दरअसल ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल है इसी का हिंदी नाम होता है कोशिका आसंजन अणु। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कोशिका संजन अणु किसे कहते हैं। आप लोग को ये हिंदी वर्ड कठिन लग रहा होगा, हार्ड लग रहा होगा, इसलिए हम कहते हैं कि इंग्लिश इजी होता है हिंदी से, बस समझने के लिए कहीं कहीं आप हिंदी यूज कर सकते हैं, एंड आप नॉर्मल लैंग्वेज में रोज यूज कर रहे हैं वो तो अलग की बात है। तो हम देखते हैं इसमें सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होता है। जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता है यह एक सेल से दूसरे सेल को अटैच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हेल्प करता है। जो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है इसमें आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे देख सकते हैं, अगर ये दो सेल है, ये इसमें अटैच हो पाएंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल इसको अटैच कर पाएंगे, इजी से अटैच कर पाएंगे एंड इसमें ट्रांसफर हो पाएगा। यहाँ सेल एडिशन मॉलिक्यूल में बताया गया है कि जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता है यह प्रोटीन का बना होता है, या प्रोटीन का बना एक फिलामेंट होता है, जो कि जो सेल होते हैं दूसरे सेल से अटैच करने में, इंटरनल मटेरियल को एक्सचेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होते हैं एक सेल दूसरे सेल से अटैच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एंड जो ट्रांसफर होता है किसी मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल, एंड एक सेल से दूसरे सेल तक अटैच कर पाते हैं। जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता है या सेल के बीच बाइंडिंग और जो टिश्यू फॉर्मेशन में मदद करते हैं। जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल होते हैं या सेल के बीच जो बाइंडिंग होती है इसको जोड़ने में, दूसरे सेल से बाइंड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एंड जो टिश्यू का निर्माण होता है, जो टिश्यू बनते हैं, जो ऊतक बनते हैं उसके फॉर्मेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेजर टाइप्स इंक्लूड कैडरीन्स, इंटीग्रीन्स, सेलेक्टिन एंड यूमिनोग्लोब्यूलिन सुपर फैमिली। तो ये जो मेजर टाइप्स हैं ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल के, जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि एडेनिन, इंटीग्रीन, सेलेक्टिन एंड जो यूमिनोग्लोबिन सुपर फैमिली है, ये एक सेल से दूसरे सेल से बाइंड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक प्रकार के रिसेप्टर होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। अब देखेंगे फॉर एग्जांपल ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल, कैडरीन्स आर इम्पोर्टेंट इन इपिथेलियल टिश्यू। जो कैडरीन होता है यह इपिथेलियल टिश्यू को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कैडरीन होता है यह इपिथेलियल टिश्यू के निर्माण में, इपिथेलियल ऊतक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइल इंटीग्रीन हेल्प सेल अटैच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। और जो इंटीग्रीन प्रोटीन होता है यह सेल को दूसरे सेल से अटैच करने में, इसके बेसमेंट के अनुसार दूसरे मेम्ब्रेन, सेल के दूसरे मेम्ब्रेन से अटैच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो इंटीग्रीन प्रोटीन होता है सेल के दूसरे सेल के मेम्ब्रेन से अटैच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो कैम प्रोटीन होता है, कैन प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, इम्यूनिटी एंड वुंड हीलिंग। जो कैम प्रोटीन होता है यह सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एंड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सेल में किसी प्रकार का चोट या फिर घाव है तो उसको सही करने में, उसको सही करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कोई क्षतिग्रस्त सेल हो गया है, कोशिका हो गई, तो उसको उसके घाव को भरने में, उसको कंप्लीट सही करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको इम्यूनिटी एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है जो कैम प्रोटीन होता है। अब देखेंगे डायग्राम ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल। जो हमारा वेरी शॉर्ट आंसर था उसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाएगा कि हम उसमें डायग्राम बना पाए। अगर आप लोगों को थोड़ा एकदम 4 से 5 लाइन छोड़कर लिखेंगे आंसर, अगर टाइम मिल जाएगा तभी लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर करने के बाद तब उसमें आप डायग्राम बना सकते हैं। तो पहले हम शॉर्ट में डायग्राम एंड लॉन्ग में भी डायग्राम आप लोग को दिए हैं। वेरी शॉर्ट में इसलिए नहीं दिए कि टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप लोग को इजी डायग्राम कोई आ रहा है एक आध से, जो कि 10-15 सेकंड में बन जाए, तो आप उसे बना दें। तो हम देखेंगे सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे इसका डायग्राम हम बनाएंगे। आप इजी डायग्राम दो या फिर ये दो बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये चारों बनाए। एक भी बना देंगे अच्छी क्लियरली डायग्राम इसका तो हो जाएगा।
देख सकते हैं सेल को सेल से जोड़ने में ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि कैडरीन देख सकते हैं, अभी हमने कैडरीन पढ़ा है, तो कैडरीन है जो कि सेल को सेल से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साइटोस्केलेटन ईसीएम जो कि सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसको जोड़ने में भूमिका निभाता है, जो कि ये सब प्रोटीन होते हैं। जो साइटोस्केलेटन होता है, जो कोशिका का कंकाल होता है, वहां से ईसीएम जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है उससे जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेल एडिशन जो कि LFA1 ये भी एक प्रकार का सेल एडिशन मॉलिक्यूल है जो कि सेल सरफेस पे पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, जो कि दूसरे सेल से अटैच करने में हेल्प करता है। और जो सेलेक्टिन हमने पढ़ा था, जो किसी मटेरियल को एक्सचेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा सेल एक सेल से दूसरे सेल में। तो आई होप आप लोग को ये डायग्राम समझ में आया होगा। आप लोग ये इस वीडियो का अगर आप लोग को पीडीएफ का लिंक चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हमें इस पीडीएफ का लिंक चाहिए, तो हम आप लोग को पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, अन्यथा आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे शॉर्ट टाइप का बी आंसर, जो कि हमारा बी आंसर में पूछा था कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। तो हम जो साइटोस्केलेटन होता है इसको हम कोशिका कंकाल के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है। Cytoskeleton is a network of protein filament present in cytoplasm that provide shape, strength and movement of the cell. यह कोशिका का आंतरिक ढांचा होता है। जो साइटोस्केलेटन होता है साफ वर्ड में कहे तो यह कोशिका का आंतरिक ढांचा होता है, एक आंतरिक आवरण होता है जो कि कोशिका को शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है। जो साइटोस्केलेटन होता है यह एक नेटवर्क होता है प्रोटीन फिलामेंट का, जो प्रोटीन होता है उससे बना होता है साइटोस्केलेटन। तो जो साइटोस्केलेटन होता है यह एक प्रोटीन का बना फिलामेंट होता है, एक नेटवर्क होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जो सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन, और जो ये प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन, यह सेल जो होता है, जो कोशिका होती है उसको शेप एंड उसकी साइज एंड उसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है जो सेल होता है। तो यह सेल को शेप साइज एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसको मूवमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ साफ वर्ड में कहा गया है कि यह कोशिका का आंतरिक ढांचा होती है, जो कि आंतरिक नेटवर्क होती है, जैसे कि हमारी बॉडी होती है, जो कि हमारी हड्डियां हमें शेप साइज एंड मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, बस सेम ऐसे ही सेल में होता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इट इज मेड ऑफ माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये टाइप है साइटोस्केलेटन की। ये तीन टाइप के होते हैं, जो साइटोस्केलेटन है ये तीन टाइप के होते हैं, देख सकते हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि अलग अलग इनका आकार एंड साइज होता है, जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं। जो साइटोस्केलेटन होता है यह माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। Microfilaments help in cell movement. Microtubule from spindle fiber during cell division and intermediate filament provide mechanical support. Cytoskeleton also help in intracellular transport and cell division. माइक्रोफिलामेंट में बताया गया है कि यह सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो सेल होता है उसकी गति में हेल्प करते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं यह सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं यह डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। जो स्पिंडल फाइबर होता है उसका निर्माण करते हैं। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स का डिवीजन होगा तो, अगर माइक्रोट्यूब्यूल का सेल डिवीजन होगा तो, अगर माइक्रोट्यूब्यूल का डिवीजन होगा तो यह स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। एंड जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है यह प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है यह सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। जो साइटोस्केलेटन होता है यह हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट एंड सेल डिवीजन में। तो जो साइटोस्केलेटन होता है यह इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, जो इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एंड सेल डिवीजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साइटोस्केलेटन। अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ साइटोस्केलेटन। देख सकते हैं एक डायग्राम है साइटोस्केलेटन का, जैसे कि हम बता सके कि आप चाहे तो ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं चारकोन में। आपको इजी डायग्राम के लिए हम बता रहे हैं। इसमें सभी सेल ऑर्गन बना दे, न्यूक्लियस बना दे, माइटोकॉन्ड्रिया बना दे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बना दे, वैक्यूल्स बना दे, राइबोसोम्स बना दे, ये सब सेल ऑर्गन बना दे, और इसी में एक स्ट्रक्चर बना दे जो कि धागे न्यूक्लियस संरचना होगी, जो कि साइटोस्केलेटन होगी, जैसे कि इस डायग्राम में बनाया गया। आप चाहे तो ऐसे भी बनाकर बना सकते हैं गोलाकार में। तो देख सकते हैं जो यहाँ ब्लू कलर का दिखाया गया है यह माइक्रोफिलामेंट है,
और जो ये मोटा दिखा गया है एकदम, इसमें होल जैसी संरचना, इसमें होल भी होता है माइक्रोट्यूब्यूल, जिससे कि इसके अंदर से ही इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो इसके अंदर से इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है माइक्रोट्यूब्यूल से। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट देख सकते हैं, यही पिंक कलर का थोड़ा दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं साफ रूप से यहाँ दिखाया गया है, क्लियर रूप से इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ दिखाया गया है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसका स्ट्रक्चर, ये मोटा कितना है। एंड जो माइक्रोफिलामेंट है जो कि एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो आई होप ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि दूसरे में सी में पूछा था कि न्यूक्लियस क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पूछा, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पूछा था, तो हम देखेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। तो हम देखेंगे शॉर्ट में न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटी, कोशिका या सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। जो न्यूक्लियस होता है या सेल के सभी ऑर्गन को कंट्रोल रखता है, सेल को कंट्रोल रखता है। और जो न्यूक्लियस होता है इसके डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है या डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। जो न्यूक्लियस होता है यह डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है और यह सभी सेल ऑर्गन को हेल्प प्रोवाइड करता है। जो सेल के सभी ऑर्गन होते हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और यह कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है। यह सेल का जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसका यह कंट्रोल सेंटर होता है। क्या? न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है यह कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है यह क्वेश्चन। It is surrounded by double-layered nuclear envelope having a nuclear core for exchange of materials. Inside nucleus, nucleoplasm contains chromatin, DNA plus protein, and one or more nucleoid. Chromatin carries genetic information while nucleolus is involved in ribosome formation. इट इज सराउंडेड बाई डबल लेयर। जो न्यूक्लियस होता है यह डबल लेयर से सराउंडेड होता है, डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। और जो न्यूक्लियस कोर्स होता है उसमें न्यूक्लियस इन्वलप प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, जिससे कि एक्सचेंज मटेरियल्स होता है। जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होते हैं वह एक्सचेंज हो पाते हैं न्यूक्लियस इन्वलप की हेल्प से। तो यहाँ बताया गया कि जो न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है और जो न्यूक्लियस इन्वलप होता है इसमें न्यूक्लियस पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छिद्र पाए जाते हैं न्यूक्लियस इन्वलप के बीच में या फिर न्यूक्लियस इन्वलप पर, जिससे कि मटेरियल का आदान प्रदान होता है। जो मटेरियल होते हैं उसका एक्सचेंज होता है सेल से एंड न्यूक्लियस से, या फिर कह सकते हैं साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस से। और बताया गया है कि न्यूक्लियर प्लाज्म से जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है या फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन पाया जाता है, एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जो कि डीएनए एंड प्रोटीन की बनी होती है। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमैटिन पाया जाता है जो कि डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है। और इसमें एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर एक जटिल संरचना वाला या फिर गाढ़े रंग वाला एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, गोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन एराइज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो क्रोमैटिन होता है यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, स्टोर रखता है। जो क्रोमैटिन होता है यह एक धागेनुमा संरचना होती है, लेकिन यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल रखता है, स्टोर रखता है। जो राइबोसोम होता है, जो राइबोसोम का निर्माण होता है, उसके फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है यह राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है और राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब देखेंगे डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डायग्राम कैसा होता है देख सकते हैं। ये डायग्राम है न्यूक्लियस का और देख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। आप इजी डायग्राम ऐसे गोल करके बना दीजिएगा। ये नीचे का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया इसका जरूरत नहीं है। तो देखेंगे न्यूक्लियस इन्वलप, जो ये लेयर है ये न्यूक्लियस इन्वलप है। और जो छोटा छिद्र ये दिख रहा है आप लोग को, ये न्यूक्लियस पोर है, जिससे कि मटेरियल का आदान प्रदान होता है, जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आदान प्रदान होता रहता है इस छिद्र के माध्यम से। और देख सकते हैं क्रोमैटिन, ये जो धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है ये क्रोमैटिन है, जो कि डीएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती है। और जो पिंक कलर की गाढ़ी संरचना दिखाई दे रही है
ये न्यूक्लियोलस है और इसके ऊपर राइबोसोम सब यूनिट प्रेजेंट है या फिर राइबोसोम प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म देख सकते हैं ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो कि जेल या फिर लिक्विड जैसे संरचना होती है, लिक्विड होता है। और जो न्यूक्लियोलस होता है यह राइबोसोम का निर्माण करता है, प्रोडक्शन करता है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट आंसर जो कि शॉर्ट आंसर है डी आंसर, सेकंड का डी आंसर, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। Mitosis is an equational division occurring in somatic cell producing two identical diploid daughter cell। तो यहाँ माइटोसिस में बताया गया है कि जो माइटोसिस होता है यह इक्वेशनल डिवीजन होता है या सेल का डिवीजन होता है, जो कि नॉर्मल सेल होता है हमारे अंदर, जो कि हमारी सेल जो कि हमें हेल्थ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उन सेल का निर्माण होता है। जो माइटोसिस होता है यह एक इक्वेशनल डिवीजन होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, सोमैटिक सेल में। जो सोमैटिक सेल होते हैं उसमें पाए जाते हैं। जो सोमैटिक नॉर्मल सेल होता है जो कि हमारे शरीर को मूवमेंट प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट एंड हेल्प प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे शरीर को मेंटेन रखता है। तो यह सोमैटिक सेल में होता है जो मियोसिस होता है। एंड यह इसमें जो डिवीजन होता है इसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है। इसमें अगर एक डॉटर सेल एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है जो कि आइडेंटिकल रूप से सेम होते हैं, जेनेटिक रूप से सेम होते हैं। एक मदर सेल है इनसे दो डॉटर सेल का निर्माण होता है मियोसिस में, लेकिन ये दोनों जो सेल होंगे ये मदर के समान होंगे, सेम होंगे और सेम क्रोमोसोम सेम गुणसूत्र होते हैं जो मियोसिस होता है। तो जो मियोसिस होता है यह मदर सेल से दो डॉटर सेल होंगे जो कि समान होंगी और क्रोमोसोम एंड गुणसूत्र भी मदर के समान होगा, सभी चीजें समान होगी मदर के, यह जेनेटिक रूप से भी सेम होते हैं। बट मियोसिस में ऐसा नहीं होता है, बहुत ही अंतर होता है। मियोसिस देख सकते हैं, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन occurring in germ cell producing four haploid daughter cell। जो मियोसिस प्रक्रिया होती है यह रिडक्शन डिवीजन होता है, एक प्रकार का रिडक्शन डिवीजन होता है जो कि जर्म सेल में पाया जाता है। हमारे अंदर जो ये मुख्य रूप से एग एंड स्पर्म में पाया जाता है, जो कि उसके सेल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मियोसिस यह एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है और जो मियोसिस प्रक्रिया होती है नॉर्मल सेल का निर्माण करती है, और जो मियोसिस प्रक्रिया होती है यह रिप्रोडक्टिव सेल का निर्माण करती है। इसमें जो मदर होगी इसमें फोर डॉटर का निर्माण होता है, फोर डॉटर सेल का निर्माण होता है, लेकिन इसमें जो चारों डॉटर सेल होती है डिफरेंट होती है मदर से। न तो इसमें क्रोमोसोम सेम होगा और न ही ये मदर से सेम होगी, डिफरेंट होगी जेनेटिक रूप से। तो यह जेनेटिक रूप से चारों डॉटर सेल डिफरेंट होती हैं और क्रोमोसोम माता के अकॉर्डिंग आधी रह जाती है। जो गुणसूत्र होगा माता के अकॉर्डिंग आधा रहेगा, मदर सेल के अकॉर्डिंग आधा रहेगा, और ये जेनेटिक रूप से एकदम डिफरेंट होते हैं। ये चारों भी अपने जेनेटिक रूप से अलग ही होते हैं जो मियोसिस होता है। तो मेन अंतर यही होता है कि यह नॉर्मल सेल का रिप्रोडक्शन करती है, फॉर्मेशन करती है, यह सेक्सुअल क्रोमोसोम का या फिर रिप्रोडक्शन सेल का फॉर्मेशन करती है। थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, माइटोसिस हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, जबकि मियोसिस गेमेट्स फॉर्मेशन और जेनेटिक वेरिएशन में सहायक है। क्रॉसिंग ओवर अकर ओनली इन मियोसिस। जो माइटोसिस होती है बॉडी के ग्रोथ एंड रिपेयर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो माइटोसिस प्रक्रिया होती है ये बॉडी के निर्माण में एंड जो मरम्मत या फिर किसी प्रकार के चोट को ठीक करने में हेल्प करती है माइटोसिस प्रक्रिया। तो यह ग्रोथ एंड रिपेयर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बॉडी के। तो मियोसिस प्रक्रिया होती है गैमेट फॉर्मेशन करती है, गैमेट्स का निर्माण होती है। तो यह मुख्य रूप से एग एंड स्पर्म में पाई जाती है और इसमें जेनेटिक वेरिएशन में सहायता होता है। जो जेनेटिक में डिफरेंट होता है, जो जेनेटिक रूप से डिफरेंट होता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है डिफरेंट करने में। यह जेनेटिक वेरिएशन में सहायक होती है और इसमें क्रॉसिंग ओवर ओनली मियोसिस प्रक्रिया में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। तो जो मियोसिस प्रक्रिया होती है इसी में केवल क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस में ओनली डिवीजन होता है। तो आई होप आप लोगों को मियोसिस एंड माइटोसिस में डिफरेंस समझ में आया होगा। हमें मियोसिस एंड माइटोसिस का डायग्राम नहीं मिला, अगर आप लोग को कहीं बुक से या फिर गूगल से भी आप ले सकते हैं, आप लोग को फिर नोट्स पे बनाकर बना सकते हैं इजी डायग्राम। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे
दूसरे का ई शॉर्ट आंसर। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला। जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है, जो ड्रोसोफिला फल मक्खी होते हैं, उसका सेक्स डिटरमिनेशन बताना है, उसका लिंग निर्धारण बताना है इस क्वेश्चन में। तो हम देखेंगे दूसरे का ई आंसर। मक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है? इन ड्रोसोफिला सेक्स डिटरमिनेशन डिपेंड ऑन एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम रेशियो। एक्स संबंधी ए रेशियो एंड एक्स संबंधी ए रेशियो इक्वल टू 1.0। यूज फीमेल एक्स एक्स वाइल एक्स संबंधी ए इक्वल टू 0.5 प्रोड्यूज मेल एक्स वाई क्रोमोसोम। यहाँ बताया गया कि जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है उसमें सेक्स डिटरमिनेशन वाई क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग नहीं होता है, एक्स क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें कि एक्स संबंधी ए रेशियो में जो था उसमें 1.0 होता है, उसमें फीमेल का निर्माण होता है। अगर एक्स संबंधी ए रेशियो होगा तो उसमें 1.0 फीमेल ड्रोसोफिला का निर्माण होगा। अगर वहीं पर एक्स संबंधी ए में उसी एक्स संबंधी ए में 0.5 ड्रोसोफिला का मेल का निर्माण होता है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि एक्स संबंधी ए पर ड्रोसोफिला लिंग निर्धारण होता है और इसमें ये लिंग निर्धारण होगा तो इसमें क्या कितना मेल बनेगा और कितना फीमेल बनेगा इसी में निर्धारित होता है। तो 1.0 फीमेल बनेगा और 0.5 जो एक्स संबंधी ए रेशियो होता है, इसी के अकॉर्डिंग ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होता है। तो कौन मेल कितना बनेगा इसी लिंग निर्धारण में और कितना फीमेल, तो जो 1.0 होगा ये फीमेल होगा और जो 0.5 होगा ये मेल होता है। तो एक लिंग निर्धारण होता है तो उसमें 1.0 फीमेल होगा और 0.5 मेल बनता है। तो लिंग निर्धारण क्या होता है ड्रोसोफिला में? एक्स संबंधी ए होता है, एक्स रेशियो ए होता है जो ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होता है। The Y chromosome is not responsible for sex determination but required for male fertility. The sex is determined by the number of X chromosome, not by the presence of Y chromosome. जो Y क्रोमोसोम होता है यह सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर गुणसूत्र के लिंग निर्धारण में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बट यह जो मेल फर्टिलाइटी होती है इसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए यहाँ वाई क्रोमोसोम का योगदान यहाँ बताया गया है कि जो वाई क्रोमोसोम होता है इसी की हेल्प से मेल का डिटर्मिनेशन होता है, मेल की फर्टिलाइटी होती है वाई क्रोमोसोम से। तो एक्स क्रोमोसोम की हेल्प से ड्रोसोफिला फल मक्खी में लिंग निर्धारण होता है कि ये मेल होगा कि फीमेल। तो एक्स क्रोमोसोम की हेल्प से लिंग निर्धारण होता है ड्रोसोफिला में, न कि वाई क्रोमोसोम की हेल्प से। तो यहाँ साफ बताया गया है कि जो ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होगा वह एक्स क्रोमोसोम से न कि वाई क्रोमोसोम से। आई होप आप लोगों को ड्रोसोफिला का लिंग निर्धारण समझ में आया होगा। अब इसका हम डायग्राम देखेंगे। देख सकते हैं ये ड्रोसोफिला मक्खी है, देख सकते हैं एक्स संबंधी ए रेशियो होता है तो वहाँ फीमेल होता है और बहुत ही कम मात्रा में मेल होता है। तो देख सकते हैं ये फीमेल है और यह मेल है, जो कि इस ड्रोसोफिला के लिंग निर्धारण से यहाँ दिखाया गया है। तो फीमेल जो होगा जो सेक्स रेशियो है 2:2 है एंड जो फीमेल का है 1:2 है, बट जो मेल का है 1:1 है। तो सबसे कम बनेगा मेल एंड इससे ज्यादा बनेगा फीमेल। तो यहाँ 2:2 में से 1:2 मेल फीमेल बनेगा और 1:1 मेल बनेगा। और सेकेंड डायग्राम में देख सकते हैं जो ड्रोसोफिला मक्खी है इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम है, जो कि एक्स वाई और ए रेशियो दिया गया है, जिसमें कि मेल का जो मेल होंगे उनका निर्धारण हो रहा है, मेल क्रोमोसोम बन रहे हैं, गुणसूत्र मेल होंगे क्योंकि इसमें मेल क्रोमोसोम है। तो यहाँ सभी जो गुणसूत्र होंगे जो नेक्स्ट जनरेशन के ड्रोसोफिला होंगे उसमें मेल जनरेट होंगे। तो 1:2 में इसका सेक्स रेशियो और 0.5 मेल होंगे। थर्ड डायग्राम देख सकते हैं एक्स संबंधी ए है जो कि लिंग निर्धारण देख सकते हैं, मेल बनेगा इसमें से और इंटरसेक्स क्रोमोसोम बनेंगे। जो ये लास्ट वाला ड्रोसोफिला है तो इसमें फीमेल क्रोमोसोम एंड इंटरसेक्स क्रोमोसोम बनेंगे। तो सेक्स रेशियो देख सकते हैं 2/3 है, 2/3 है एंड इसका जो इंटरसेक्स का रेशियो 0.67 है। तो आई होप आप लोगों को ड्रोसोफिला का लिंग निर्धारण समझ में आया होगा। जरूरी नहीं कि ये सब रेशियो आप दिखाएं, अगर आप लोग को याद नहीं है तो ऐसे ही बनाकर चार्ट द्वारा दिखा सकते हैं। अगर आप लोग को डायग्राम बनाना है तो ये
इतना दिखा देंगे केवल अच्छे से। जैसे डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला का कैसे निर्धारण होता है तो आपका डायग्राम कंप्लीट माना जाएगा। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर का यफ आंसर, जो कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो यफ क्वेश्चन था उसमें पूछा था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है। तो हम देखते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस refers to transmission of traits through cytoplasm, not nucleus। यह इनहेरिटेंस मैटरनल होता है। जीन्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंट्रोल दीज ट्रेट्स। तो यहाँ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में बताया गया है कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है यह एक साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जो कि जिसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं, न कि यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो यह साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है, ओनली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। क्योंकि इसके नाम से ही पता चल जाए कि यह साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, क्योंकि नाम ही है साइटो। साइटो मतलब कोशिका, प्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब कोशिका के अंदर का प्लाज्मा, और न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जैसा कुछ रहता है, लेकिन ये कोशिका का प्लाज्मा जैसा है। तो हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में बताया गया है कि यह जो हेरिटेंस होता है यह न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता, यह साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है इनको कंट्रोल एंड मेंटेन रखता है। यह इनहेरिटेंस मैटरनल होता है, मातृ होता है। मातृ का अर्थ मतलब माता से संबंधित होता है, माता से प्राप्त होता है। इनहेरिटेंस मातृ होता है, जो कि जीन जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके पास डीएनए खुद का ओन डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए में ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट इसमें जो जीन प्रेजेंट होते हैं, जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं, उनके लक्षणों को कंट्रोल करता है, उनको हेल्प प्रोवाइड करता है, उसको मेंटेन रखता है, क्योंकि यह साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल होते हैं। तो यहाँ साफ करने का अर्थ है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है यह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके पास खुद का डीएनए होता है और डीएनए में ही जीन प्रेजेंट होता है। तो इन्हीं जीन को कंट्रोल करने के लिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस रहता है, साइटोप्लाज्मिक हेरिटेंस प्रेजेंट होता है, जिससे कि इनको सपोर्ट एंड मेंटेनेंस मिलता है। तो आई होप आप लोग को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस समझ में आया होगा। आप देखेंगे एग्जांपल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। एग्जांपल में देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज इन ह्यूमन एंड लीफ कलर इनहेरिटेंस इन प्लांट, दीज ट्रेट्स डू नॉट मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स। जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न होता है उसके आधार पर यह निर्धारित नहीं करता कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ह्यूमन डिजीज होता है और जो लीफ होते हैं उनके कलर में जो डिजीज होता है यह मेंडेलियन इनहेरिटेंस पर निर्धारित नहीं करता है। यहाँ यही बताया गया कि जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न होता है यह इसमें निर्धारित नहीं करता है। डायग्राम ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मदर से, ये मदर का माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि यह क्लोरोप्लास्ट वाला है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया है। यह एक प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ भले मदर दिखाया गया है लेकिन हम यहाँ पर प्लांट भी दिखा सकते हैं। ये प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया है एंड यह ह्यूमन का है, मदर का माइटोकॉन्ड्रिया है। तो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया और ये प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्लोरोप्लास्ट यहाँ दिखाया गया है, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें देख सकते हैं, और देख सकते हैं मदर का बेबी जो होगा ये ऐसा होगा, इसको माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं। और ऑफ स्प्रिंग में जो ऑफ स्प्रिंग होगा जो क्लोरोप्लास्ट का होगा उसके अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है। हालांकि यहाँ पर प्लांट दिखाना चाहिए बट यहाँ गलत दिखा दिया है। क्लोरोप्लास्ट तो पौधे में पाया जाता है, तो पौधे का यहाँ आप दिखा दीजिएगा, यहाँ ये नहीं दिखाइएगा, यहाँ पर भी पौधा दिखा दीजिएगा, और लीफ से लीफ बनाकर यहाँ पर दिखा दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जनरेशन के जैसा कुछ बीज जैसा बनाकर बीच में से पौधे निकल रहे होते हैं, यहाँ पर बना दीजिएगा, और उसमें दिखा दीजिएगा कि इसमें ये सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि जीन से संबंधित होता है, यह इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें जेनेटिक डिजीज भी होता है। आई होप आप लोगों को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर का जी आंसर, जो कि लाइन में पूछा था कि इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एक्स लिंक्ड, जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है एक्स लिंक्ड का, उसके बारे में बताना था। जो एक्स लिंक्ड
इनहेरिटेंस होता है, पैटर्न इनहेरिटेंस होता है, इसके बारे में जानकारी देनी थी, लिखना था। तो हम देखेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। X-linked recessive traits are controlled by genes present on the X chromosome. They are expressed more in males because males have only one X chromosome. Female act as carriers. Examples include hemophilia and color blindness. Such traits show carries cross inheritance from mother to son. यहाँ जी में बताया गया है कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं, यह ज्यादातर पुरुषों में, मेल में देखा जाता है, क्योंकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ये जो एक्स लिंक होता है, यह एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। यहाँ देख सकते हैं जो एक्स लिंक होता है, यह रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। यह एक्स क्रोमोसोम को कंट्रोल करते हैं। यहाँ एक्स लिंक में बताया गया है कि जो एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है। बट यहाँ बताया गया है कि यह पुरुषों में जो मेल होते हैं उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए उसमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं, यह उसमें अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जो कि लिंग निर्धारण करता है, और महिलाओं में दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें केवल पुरुषों में एक एक्स क्रोमोसोम होता है जिससे कि इसमें डिजीज नहीं हो पाता है, और फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं जिससे कि इसमें ये डिजीज कर सकता है, डिजीज क्रॉस कैरीज कर सकता है, इसमें डिजीज कैरीज करता है फीमेल में, क्योंकि ये दोनों एक्स क्रोमोसोम को कंट्रोल करता है। लेकिन फीमेल जो मेल होता है इसके पास एक ही क्रोमोसोम होता है, इसलिए इनमें डिजीज नहीं क्रॉस किया जा सकता है, वो कम ही कर पाता है। तो दो क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम होने के कारण जो कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, इनको ये डिजीज प्रोवाइड कर सकते हैं, डिजीज हो सकता है इसमें। और फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम होने के कारण इसमें कम डिजीज होती है। जो मेल होते हैं इसमें एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसमें इसीलिए कम डिजीज होती है, क्योंकि जो एक्स लिंक होते हैं यह क्रोमोसोम में जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनको कंट्रोल रखते हैं एक्स क्रोमोसोम के ओनली जो एक्स क्रोमोसोम होंगे उनके। तो यहाँ देख सकते हैं फीमेल एक्ट एज कैरीज, इसमें डिजीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं इंक्लूड हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। जो महिलाओं में अगर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस है तो वो सन में ट्रांसफर हो जाता है क्रिस क्रॉस इंटरेक्शन के रूप में, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के रूप में मदर से सन में चला जाता है। जो सन होंगे, जो बच्चे होंगे, उनमें जो सन होंगे, जो बेटा होगा या फिर मेल होगा, उसमें माता से बच्चों में चला जाता है, जो कि लड़कों में जाता है। और जो हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस होते हैं ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के रूप में सन में लड़कों में मेल में चला जाता है माता से। आई होप आप लोगों को एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस समझ में आया होगा, जो कि पैटर्न जो कि माता पिता से होता है सन में बच्चों में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम शॉर्ट का लास्ट आंसर एच आंसर, जो कि इसने पूछा है डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट पैथोजेनिक वेरियस, जो कि एच क्वेश्चन है, जो कि एच क्वेश्चन है। ये शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है जो कि इसमें पैथोजेनिक वायरस के बारे में पूछा था। सेकंड एच में डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ अबाउट पैथोजेनिक वायरस, जो पैथोजेनिक वायरस है इसके बारे में एच में पूछा है हमारे क्वेश्चन पेपर में। आप देख सकते हैं पेपर उठा के जो कि 2025 का जूलॉजी का पेपर था। तो हम देखेंगे पैथोजेनिक वायरस क्या होता है। Pathogenic viruses are viruses that cause disease in humans, animals, and plants. They in turn host cell multiply and damage tissue. Examples include influenza virus, HIV, dengue virus, and rabies virus. Viral disease spread through air, water contact, or vectors and can be prevented by हाइजीन। यहाँ पैथोजेनिक वायरस में बताया गया है कि जो पैथोजेनिक वायरस होता है यह ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट में डिजीज क्रॉस करता है, कॉज करता है। जो ह्यूमन होते हैं और जो एनिमल, जो जीव होते हैं, और जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इन तीनों में यह डिजीज उत्पन्न करता है, कॉज करता है। यह होस्ट के रूप में ह्यूमन में, प्लांट में, एनिमल में प्रवेश करता है, जो कि होस्ट रूप में होता है, और मल्टीप्लाई होकर
जब ये जीव में या फिर एनिमल या प्लांट में जाता है तो ये जो होस्ट होता है ये मल्टीप्लाई करने लगता है। होस्ट जो होगा मल्टीप्लाई करने लगेगा और जो टिश्यू होगा जो ऊतक होता है उसको डैमेज करने लगता है। आप लोग ऊतक जानते होंगे, टिश्यू जानते होंगे क्या होता है, तो उसको यह डैमेज करने लगता है जो डिजीज होता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, HIV है, डेंगू वायरस है एंड रेबीज वायरस है। ये सभी वायरस यहाँ दिखाया गया है एग्जाम्पल के रूप में। और वायरल डिजीज भी यहाँ दिखाया गया है, जैसे कि यह बताया गया है कि यह जो वायरस होता है यह हवा, वाटर के संपर्क में या फिर वेक्टर के संपर्क में भी आने से होता है। इसका रोकथाम यहाँ बताया गया है कि जो टीकाकरण वैक्सीनेशन के द्वारा एंड साफ सफाई के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ यहीं पर एंड और वेक्टर एंड कैन बी प्रेजेंटेड बाय वैक्सीनेशन एंड हाइजीन। इसे साफ सफाई एंड वैक्सीनेशन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को पैथोजेनिक वायरस के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जाम्पल में भी हम आपको दिखाए कि क्या क्या है और कैसे होता है, इन सभी के बारे में बताया। तो आई होप आप लोगों को शॉर्ट आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें हेडिंग बनाना है, नहीं बनाने आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि अपने से हेडिंग कैसे बनाएं। हेडिंग तो दे देंगे आप लोगों को, लेकिन हमें टाइम भी ज्यादा लगता है आप लोगों को इस वीडियो का सोल्यूशन देने में। एंड आप लोग अपने से सीख भी नहीं पाएंगे कि हेडिंग अपने से कैसे बनाकर हम लिख सकते हैं। तो हम हेडिंग बनाना आप लोग को सिखा देंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो अब हम देखेंगे लॉन्ग टाइप आंसर, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में 400 वर्ड में पूछा था, जो कि 4 क्वेश्चन था, हमें 2 सॉल्व करने होते हैं और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का था। तो हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो हमें यहाँ से 40 मार्क्स मिलेंगे, जो कि हमारा लॉन्ग आंसर होता है। ये इसमें 400 वर्ड लिखने होते हैं। 400 वर्ड का मतलब 4 पेज या 5 पेज। तो आपको अपना हेड राइटिंग के साथ साथ स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा एंड डायग्राम भी इसमें देना बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो कि 20 नंबर में पूछा था जूलॉजी के 2025 के क्वेश्चन पेपर में। आपने वो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट देखा हुआ तो आप लोग को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा था। देख सकते हैं तीसरे का ए आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था इसके बारे में डिटेल लिखना है, जो कि इसमें बहुत सारे मॉडल थे। अगर आप लोग को 2 मॉडल दिया है तो अच्छे से लिखिए, लेकिन कंप्लीट लिखिए, या फिर सभी मॉडल आ रहा है तो सभी थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं। तो हमें 1 या 2 मॉडल यहाँ दिया गया है, आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन आप लोगों का 4 से 5 पेज भरना चाहिए और राइटिंग भी ठीक ठाक रहनी चाहिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट रहना चाहिए जो होगा। तो हम देखेंगे तीसरे का ए आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह सेल के बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करती है। यह सेल को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करती है और यह सेलेक्टिव परमिएबल दिखाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने आप लोगों को 2 से 3 वीडियो दिया है। आई होप आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ हमने कुछ हिंदी वर्ड का भी यूज किया है, क्योंकि आप लोग आसानी से समझ पाए। तो समझा देते हैं, लिखिएगा टोटल इंग्लिश में ही आप लोग। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल मेम्ब्रेन होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए। और यह सेल के बाहर, जो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसको सेल के अंदर के इन्वायरमेंट से अलग बनाता है, अलग करता है। जो सेल के बाहर, ये सेल हो गया, ये इसका बाहर का इन्वायरमेंट है, तो इसके जो अंदर का इन्वायरमेंट है इससे अलग करेगा। और यह सेलेक्टिव परमिएबल होता है, कुछ सेलेक्ट किए गए चीजों को ही अंदर बाहर आने जाने देता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है। तो वो जो सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कुछ सेलेक्टिव चीजों को अंदर या बाहर आने जाने देता है। देखेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो एक मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने 1972 ईस्वी में दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन था उसके ऊपर सिंगर एंड निकोलसन नामक 1972 में 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया। जो मॉडल क्या था? अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम दिया था। किसके अकॉर्डिंग था? सिंगल एंड निकोलसन के अकॉर्डिंग था, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था। तो देखते हैं ये मॉडल कैसा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ डायनेमिक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। यहाँ बताया गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यह डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल लचीला संरचना होती है। जो प्लाज्मा
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है यह बहुत ही लचीला एंड डायनेमिक होती है। इट इज मेनली कंपोज ऑफ फास्फोबाइलिपिड बाइलेयर प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। और यहाँ बताया गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फास्फोलिपिड फास्फोरस प्लस लिपिड से बनी होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फास्फोलिपिड और प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी होती है, जो कि सिंगल एंड निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या प्रोटीन फास्फोलिपिड बाइलेयर एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी होती है। जो फास्फोलिपिड होती है इसमें फास्फोरस प्लस लिपिड होता है, इसीलिए इसे हम फास्फोलिपिड के नाम से जानते हैं। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं जो फास्फोलिपिड जिसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं। Phospholipids have hydrophilic heads outer side and hydrophobic tails inner side. This arrangement forms a bilayer. यहाँ बताया गया है कि जो ये मॉडल होता है सिंगल जो फ्लोइक मोज़ेक मॉडल होता है इसमें हेड एंड टेल पार्ट्स होते हैं। जो हेड पार्ट्स होते हैं वो फास्फोलिपिड से बनी होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं। जो कि इनका हेड होता है यह वाटर से लविंग होता है जो कि आउटर साइड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड अटैच होता है। इसको हम हाइड्रोफिलिक हेड्स कहते हैं जो कि आउटर साइड होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड लगा होता है, जो कि फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। और जो इनर साइड होता है उसको हम हाइड्रोफोबिक टेल्स कहते हैं। ये जो पूछनुमा संरचना होती है इसे हम टेल्स कहते हैं, जो कि इनर साइड होता है, जो कि वाटर से हेड करता है, वाटर से दूर रहता है। और जो हेड पार्ट होता है वाटर से लविंग करता है या वाटर के पास रहता है। दिस अरेंजमेंट फॉर्म्स बाइलेयर, जिसे इस अरेंजमेंट को हम बाइलेयर्स के नाम से जानते हैं। तो ये मॉडल किसने दिया था? सिंगल एंड निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने, जिसे हम फ्लूइक मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसमें हेड एंड टेल पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होते हैं इसमें। अब देखेंगे प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो प्रोटीन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो देखेंगे फर्स्ट प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट एंड रिसेप्टर्स। जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं इसमें ये एम्बेडेड होते हैं लिपिड बाइलेयर के। जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं यह लिपिड बाइलेयर से बने होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ये किससे बने होते हैं? लिपिड बाइलेयर से। इंटीग्रल प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट एंड रिसेप्टर का काम करते हैं। जो ये ट्रांसपोर्ट में एंड रिसेप्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि इनर साइड प्रेजेंट होते हैं। अब देखेंगे सेकेंड, पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस हेल्प इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं यह प्रेजेंट होते हैं सेल के सरफेस पे, हेल्प इन एक्टिविटी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं एंजाइम। जो एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी को पहचानने में हेल्प करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं ये सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट एज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड ऑन द आउटर सरफेस फॉर्मिंग ग्लाइकोलाइसिस which help in cell reorganization. Cholesterol provide stability and fluidity to the membrane. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यह ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह सेल के आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में। कौन? कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं, जो कि सेल को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन। जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ बताया गया है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह सेल को मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। तो अब हम देखते हैं आगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यह सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है या कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर या फिर बाहर आने जाने देता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो कुछ सेलेक्टिव चीजों को अंदर या फिर बाहर आने जाने दी जाती है, इसी को कहते हैं सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं सेल
कम्युनिकेशन, यह एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये दो सेल है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये एक दूसरे से कनेक्ट करने में, कम्युनिकेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे एंड अटैचमेंट नहीं कर पाएंगे। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, प्रोटेक्शन एंड सेफ मेंटेनेंस। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यह सेल को मेंटेनेंस एंड सेफ प्रोवाइड करता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा यह सेल को प्रोटेक्शन, सेफ एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। ये सेल है, इसका आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। तो ये सेल को सेफ मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि सेल सेफ रहे। लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, डज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग डायनेमिक स्ट्रक्चर essential for cell सर्वाइवल। बताया गया है कि इसी प्रकार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल होती है, यह एक जीवित डायनेमिक संरचना होती है, जो कि सेल को जीवित रखने में हेल्प करती है। तो यह बताया गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यह एक लिविंग डायनेमिक स्ट्रक्चर होती है। इसकी संरचना जो होती है लिविंग डायनेमिक होती है और यह सेल को सर्वाइव करने में, जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ बताया गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लिविंग डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है इसका, और यह सेल को जीवित रखने में हेल्प प्रोवाइड करता है। अब देखेंगे डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोग डायग्राम देखे होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ऐसा ही रहता है, जिसमें कि ढेर सारे प्रोटीन्स एंड रिसेप्टर्स अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देख सकते हैं ये हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं, जो कि वाटर से लविंग होते हैं, और यह हाइड्रोफिलिक टेल होते हैं, जो कि वाटर से दूर रहते हैं, वाटर से हेट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, हमने आप लोगों को हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल के बारे में जानकारी दी थी। तो यहाँ दिखाया गया, देख सकते हैं चैनल प्रोटीन, यहाँ देख सकते हैं चैनल प्रोटीन, जिससे कि कुछ सेलेक्टिव चीजें ही अंदर बाहर आ जा सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। चैनल प्रोटीन, ये ढेर सारे चैनल प्रोटीन होते हैं, जो कि कुछ सेलेक्टिव चीजों को अंदर या बाहर आने जाने देते हैं। देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल है, कैरियर प्रोटीन, देख सकते हैं कैरियर प्रोटीन है। जो आप नाम, जो जिन चीजों का आपको नेम याद है वो नेमिंग कर सकते हैं। और देख सकते हैं ये शुगर चेन है, ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, देख सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, सभी चीजें प्रेजेंट होती हैं। और लिख सकते हैं सेल के अंदर का मेम्ब्रेन है और ये सेल के आउटर का मेम्ब्रेन है, आउटसाइड का मेम्ब्रेन है। तो जिन चीजों का आपका नाम याद है जो इसमें अटैच है, तो वो नाम कंप्लीट लिख सकते हैं आप लोग। तो आई होप आप लोगों को लॉन्ग टाइप का आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा। हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लॉन्ग आंसर का बी आंसर, जो कि लेवल्स ऑफ क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लॉन्ग में पूछा था कि लेवल्स ऑफ क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो क्रोमैटिन होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ये लॉन्ग में पूछा था। देखते हैं क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में 20 मार्क्स में पूछा था, जो कि हमने आप लोग को जूलॉजी का पेपर प्रोवाइड किया था 2025 का, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इसका ये कंप्लीट सोल्यूशन है। Chromatin is DNA plus histone protein present in nucleus. It helps in packaging of DNA. Chromatin organization occur in different levels. यहाँ बताया गया है कि जो क्रोमैटिन होता है ये डीएनए प्लस हिस्टोन से मिलकर बना होता है। एक हिस्टोन प्रोटीन होती है उससे, और डीएनए जो डीएनए होता है, इन दोनों से मिलकर क्रोमैटिन का निर्माण होता है, क्रोमैटिन बना होता है। तो यहाँ बताया गया है कि जो क्रोमैटिन होता है ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जो क्रोमैटिन होता है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को बताया होगा कि क्रोमैटिन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जो क्रोमैटिन होता है डीएनए के पैकेजिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देख सकते हैं लिखा गया है कि हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तो ये डीएनए के पैकेजिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हेल्प प्रोवाइड करता है जो क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन अकर इन डिफरेंट लेवल, जो क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन है यह डिफरेंट लेवल पर पाया जाता है, डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो क्रोमैटिन होता है यह अगर अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तरों पर पाया जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग लेवल पर प्रेजेंट होता है, अलग अलग स्तरों पर प्रेजेंट होता है। तो अब देखेंगे हम फर्स्ट हेडिंग क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि डिफरेंट लेवल पर प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट हेडिंग देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स लेवल, जो कि फर्स्ट लेवल है न्यूक्लियोटाइड्स लेवल। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ बताया गया है कि जो डीएनए होता है यह न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स के रूप में प्रेजेंट होता है।
डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बताया गया है कि जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब देखेंगे सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियोसोम लेवल 10 नैनोमीटर फाइबर। डीएनए wraps around a histone octamer H2A, H2B, H3, H4 forming nucleosome. Histone H1 acts as a linker। जो हिस्टोन ऑक्टामर होता है ये डीएनए को चारों ओर से घेर कर चारों ओर से लपेट कर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। जो हिस्टोन ऑक्टामर देख सकते हैं H2A, H2B, H3, H4 जो कि हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं। ये जो हिस्टोन ऑक्टामर ब्रैकेट में दिखाए गए हैं ये डीएनए को जो डीएनए होगा इसको चारों ओर से लपेट लेंगे जिससे न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है, न्यूक्लियोसोम बनते हैं। जो हिस्टोन H1 होते हैं यह लिंकर के रूप में काम करते हैं। जो हिस्टोन H1 होते हैं यह लिंकर के रूप में कार्य करते हैं। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट, 30 नैनोमीटर फाइबर। जो फिलामेंट होता है जो फाइबर होता है 30 नैनोमीटर का होता है। न्यूक्लियोसोम कॉइल फर्दर टू फॉर्म सोलेनोइड स्ट्रक्चर। यह बताया गया है कि जो न्यूक्लियोसोम होते हैं यह उसके बाद सोलेनोइड स्ट्रक्चर संरचना बनाते हैं। अब देखेंगे 4 पॉइंट, लूपेड डोमिनेंस। 30 नैनोमीटर फाइबर फॉर्म्स लूप्स अटैच टू प्रोटीन स्कैफोल्ड्स। यहाँ बताया गया है कि जो 30 नैनोमीटर फाइबर्स होते हैं यह प्रोटीन से अटैच होकर स्कैफोल्ड संरचना बनाते हैं। यहाँ बताया गया है कि 30 नैनोमीटर फाइबर प्रोटीन से अटैच होकर स्कैफोल्ड लूप जैसी संरचना बनाते हैं। अब देखेंगे 5 पॉइंट, क्रोमैटिड लेवल्स जो कि लास्ट पॉइंट है। लूप्स कॉइल फर्दर फॉर्मिंग क्रोमैटिड्स विजिबल ड्यूरिंग मेटाफेज। यह बताया गया है कि जो लूप्स होते हैं यह क्रोमैटिन का संरचना बनाते हैं जो कि आगे चल के मेटाफेज में दिखाई देते हैं। जो लूप्स होंगे आगे क्वाइल होकर यह क्रोमैटिड्स का निर्माण करेंगे, क्रोमैटिड का फॉर्मेशन करेंगे जिससे कि यह आगे चलकर जो क्रोमैटिड्स हो गया आगे चलकर मेटाफेज में इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कितने प्रकार का होता है तो फर्स्ट देखेंगे यूक्रोमैटिन, लाइटली स्ट्रेंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। जो यूक्रोमैटिन होते हैं ये लाइटली स्ट्रेंड के होते हैं और यह ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। यहाँ यूक्रोमैटिन में बताया गया है कि जो यूक्रोमैटिन होगा यह हल्के स्ट्रैंड होंगे, इसका जो स्ट्रैंड होगा हल्का होगा और यह ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं और यह इसका जो स्ट्रैंड होता है यह बहुत ही हल्का होता है जो यूक्रोमैटिन होते हैं। अब जो यूक्रोमैटिन होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं और जो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं बहुत ही डार्क होते हैं, बहुत ही भारी होते हैं और यह ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। अब देखेंगे मेन पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं। डज क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन डीएनए पैकेजिंग, प्रोटेक्शन एंड जीन रेगुलेशन। जो क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन होता है यह डीएनए पैकेजिंग एंड प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन होता है यह डीएनए पैकेजिंग एंड प्रोटेक्शन एंड जीन रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो जीन रेगुलेशन होता है और जो डीएनए पैकेजिंग होती है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटेक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखेंगे डायग्राम ऑफ क्रोमैटिन। देख सकते हैं ये डीएनए है जो कि डबल हेलिक्सल है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये डबल हेलिक्स से बना है। डीएनए डबल हेलिक्स डीएनए जो कि 2 नैनोमीटर होता है इसका स्ट्रैंड और जो इसपे ही हिस्टोन प्रोटीन से लिपटे होते हैं। देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम जो डीएनए होता है ये इसके अंदर जो है ये डीएनए है और इसके चारों ओर हिस्टोन प्रोटीन लिपटे हुए हैं जिसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। ये डीएनए है और इसके चारों तरफ हिस्टोन प्रोटीन लिपटे हुए हैं जिससे न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। उसके बाद देख सकते हैं 30 नैनोमीटर फाइबर्स का निर्माण होगा जो कि क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। तो क्रोमैटिन फाइबर का निर्माण होगा। उनके बाद 300 नैनोमीटर लूप्स बनेंगे, 300 नैनोमीटर लंबे लूप्स बनेंगे, क्रोमैटिन लूप्स जिन्हें कहते हैं हम लोग। और उसके बाद उन लूप्स का कंडेंसेशन होगा जिससे कि क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। तो डीएनए के ऊपर कैसे हिस्टोन प्रोटीन से लिपटेंगे, उसके बाद क्रोमैटिन फाइबर्स का निर्माण होगा, उसके बाद क्रोमैटिन लूप्स बनेंगे, जो क्रोमैटिन लूप्स होंगे कंडेंस होंगे, उसके बाद क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो देख सकते हैं यहाँ एक शॉर्ट नोट्स भी दिया गया है। डीएनए, न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन लूप्स एंड क्रोमोसोम के बारे में। तो आई होप ये डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम लॉन्ग टाइप का थर्ड आंसर जो कि सेल साइकिल के बारे में पूछा था, और उसके स्टेज के बारे में भी पूछा था। तो हम लॉन्ग का
3 आंसर देखेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर जूलॉजी का, जिसमें हमने देखा था जो जूलॉजी का पेपर था उसमें 20 नंबर में 20 मार्क्स में सेल साइकिल पूछा था। तो हम सेल साइकिल को कैसे लिखे, आंसर तो देखते हैं हम लोग। सेल साइकिल स्टेज एंड रेगुलेशन। सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ events through which a cell grows and divides. It consists of two main phase. यहाँ बताया गया है कि सेल साइकिल घटनाओं का वह क्रम है जिससे कि कोई सेल बढ़ता है और वह डिवाइड होकर नए सेल का निर्माण करता है। तो ये जो सेल साइकिल होते हैं इसके दो मेन फेज होते हैं, मेन टाइप्स होते हैं कह सकते हैं हम। तो जिस जो सेल साइकिल है एक ऐसा साइकिल होता है जिसके द्वारा सेल ग्रो करता है, बढ़ता है और डिवाइड होकर दो नए सेल का निर्माण करता है। तो यहाँ बताया गया कि जो सेल साइकिल होता है ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसी घटना है जिसके द्वारा सेल ग्रो करेगा, बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ेगा और वो डिवाइड होकर दो नए सेल का निर्माण कर लेता है। डिवाइड होकर नए सेल का निर्माण कर लेता है। तो ये इसके दो मेन फेज होते हैं, मेन टाइप्स होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट फेज होता है इंटरफेज और सेकेंड फेज होता है यंग फेज। तो हम देखेंगे इंटरफेज। इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, G1 फेज, यस फेज, G2 फेज। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो G1 फेज होता है यह सेल ग्रोथ, सेल के ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यस फेज होता है डीएनए रिप्लिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो G2 फेज होता है प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। जो G2 फेज होता है यह सेल का प्रिपरेशन करेगा एंड उसको डिवीजन करने में, उसका डिवाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो जीवन फेज होता है यह सेल के ग्रोथ में, यस फेज डीएनए रिप्लिकेशन में, G2 फेज डिवीजन में। तो इंटरफेज आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप देखेंगे यंग फेज जो कि सेकेंड फेज है। इंक्लूड माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। जो यंग फेज होता है इसमें इंक्लूड होता है माइटोसिस एंड मियोसिस प्रक्रियाएं जो कि सेल के अंदर होती है। तो सेल के अंदर जो माइटोसिस मियोसिस प्रक्रिया होती है उसमें होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। तो ये यंग फेज में यही सब चीजें आती हैं। अब देखेंगे रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। The cell cycle is controlled by cycling and cycling dependent kinesis CDKS, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं साइक्लिंग डिपेंडिंग काइनेसिस। तो यहाँ बताया गया है कि जो सेल साइकिल होता है, जो कोशिका चक्र होता है, इसे साइक्लिंग एंड साइक्लिंग डिपेंडिंग काइनेसिस द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। तो जो सेल साइकिल होता है, जो कोशिका चक्र होता है, इसे हम साइक्लिंग एंड साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेसिस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चेक पॉइंट इंश्योर प्रॉपर डिवीजन। जो चेक पॉइंट होते हैं उसमें यह प्रॉपर डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो चेक पॉइंट्स होते हैं यह प्रॉपर डिवीजन में हेल्प करते हैं। G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट एंड स्पिंडल चेक पॉइंट होते हैं। जो 3 चेक पॉइंट के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। जो चेक पॉइंट होते हैं G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट एंड स्पिंडल चेक पॉइंट होते हैं। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ एरर occurs, सेल साइकिल स्टॉप और apoptosis occurs। यहाँ बताया गया है कि अगर सेल साइकिल हो रहा है, प्रोसेस प्रक्रिया चल रही है, अगर उसमें कुछ इरर हो जाते हैं, अगर इरर आ जाते हैं तो उसमें जो सेल साइकिल होगा उस समय सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगा या फिर अपॉटोसिस प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, अपॉटोसिस होने लगता है। अगर सेल साइकिल में कुछ इरर आ गया, कुछ मिस्टेक आ गया तो सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगा और उसमें अपॉटोसिस प्रक्रिया होने लगती है, अपॉटोसिस होने लगता है। Does the regulation maintains genetic stability and control the growth। तो यहाँ बताया गया है कि इस प्रकार जो विनियमन होता है या जेनेटिक स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, ग्रोथ में कंट्रोल बनाए रखता है। जो विनियमन प्रक्रिया होती है, जो विनियमन होता है, ये जेनेटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और ग्रोथ में कंट्रोल बनाए रखता है, मेंटेनेंस बनाए रखता है। अब देखेंगे हम डायग्राम ऑफ सेल साइकिल। अगर आप लोगों को सेल साइकिल का डिटेल में वीडियो G1 फेज, यस फेज, G2 फेज के बारे में भी तो हमारे प्लेलिस्ट में एक वीडियो दिया गया है 5 मार्क्स पक्का करके, उसको देख सकते हैं आप लोग। उसमें सेल साइकिल को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। तो देखेंगे सेल साइकिल का डायग्राम कैसा होता है। देख सकते हैं काफी बड़ा डायग्राम हो गया है, तो इसको हम शॉर्ट में नीचे ऊपर करके देख लेते हैं। सेल साइकिल देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं G1 फेज लिखा गया है। जो कि G1 फेज है यह सेल के ग्रोथ एंड चेक फॉर डीएनए डैमेज। ये सेल ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है G1 फेज, जैसे कि हमने बताया। और इसमें एक और फेज होता है G0 फेज। कभी कभी यह 2 नंबर या फिर वेरी शॉर्ट में पूछ देता है G0 फेज क्या होता है। G0 फेज होगा जहाँ की सेल साइकिल स्टॉप हो जाता है और वहीं से सेल साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है। यहाँ पर सेल साइकिल प्रोसेस रुक जाता है G0 फेज में। जो G0 फेज होता है यह सेल साइकिल इसमें नहीं होता है, यह सेल साइकिल को स्टॉप करता है G0 फेज। तो G1 फेज सेल ग्रोथ में, यस फेज डीएनए रिप्लिकेशन में एंड जो G2 फेज होता है यह डीएनए
एप्लीकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो G2 फेज होता है। और इंटरफेज में हमने जैसे कि आप लोग को बताया कि इंटरफेज में माइटोसिस मेयोसिस प्रक्रिया होती है, जो कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये डायग्राम काफी क्लियर नहीं है, आप लोग जो हमने बताया कि वहां से देख सकते हैं डायग्राम, एंड अच्छे से सेल साइकिल के बारे में जानकारी दी गई, जो कि 5 मार्क्स में वहाँ दिया गया है सेल साइकिल। तो आई होप आप लोग को ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोग को इससे बेटर डायग्राम मिल जाए तो आप वहां से ले सकते हैं, सीख सकते हैं। अब देखेंगे हम लॉन्ग आंसर का डी आंसर, जो कि लास्ट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन पेपर का, जो कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन पेपर ये कंप्लीट हो जाएगा, ये पेपर का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा आज। तीसरे का डी आंसर देख सकते हैं, पूछा था वाउचेरिया क्या होता है, वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी क्या होता है, जो कि एक डिजीज होता है। ये लास्ट चैप्टर का है क्वेश्चन, जो जूलॉजी का लास्ट चैप्टर था वाउचेरिया के बारे में, वो लास्ट चैप्टर है। इसका लाइफ साइकिल और इसका लाइफ साइकिल भी बताना है, क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर में पूछा था। अगर इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो जो 2025 है जूलॉजी का पेपर था, उसमें पूछा था लाइफ साइकिल क्या होता है वाउचेरिया का, एंड वाउचेरिया क्या होता है। तो हम देखते हैं वाउचेरिया लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, सिम्टम्स एंड कंट्रोल। वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी इज अ पैरासाइटिक नेमेटोडा कॉजिंग फाइलेरिया एलिफेंटिस। जो वाउचेरिया होता है इसे हम फील पाँव या फिर फाइलेरिया के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम हाथी पाँव भी कहते हैं। अगर आप लोग पिछली कक्षाओं में हाथी पाँव या फिर फाइलेरिया के बारे में पढ़े होंगे तो आप इजीली से समझ पाएंगे इस टॉपिक को। तो यहाँ बताया गया है कि जो वाउचेरिया होता है इसका लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, सिम्टम्स एंड कंट्रोल के बारे में जानकारी दी गई है, बताया गया है। तो वाउचेरिया का लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, सिम्टम्स एंड कंट्रोल के बारे में भी जानकारी दी गई है। जो वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी होती है, यह एक प्रकार का परजीवी होता है, पैरासाइट होता है। जो वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी होती है यह एक प्रकार का परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, नेमेटोडा होता है, जो कि फाइलेरिया को कॉज करता है, फाइलेरियम रोग कॉज करता है। जो कि वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी होता है या फाइलेरिया या फिर एलिफेंटिएसिस रोग कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है। अब देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी। इट इन्वॉल्व टू होस्ट, डिफिनेटिव होस्ट ह्यूमन एंड सेकेंड है इंटरमीडिएट होस्ट फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। यहाँ बताया गया कि जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, जो मादा क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, एंड ह्यूमन होस्ट होता है, मानव में होस्ट होता है, और दूसरा जो होता है यह फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। मॉस्किटो इंजेक्ट इन्फेक्शन लार्वा into human blood. Larva mature into adults in lymph vessels and produce microfilaria which circulate in blood. Mosquito pick them up during a blood meal. तो यहाँ बताया गया है कि जो मॉस्किटो होता है यह इंजेक्ट किया जाता है लार्वा के द्वारा ह्यूमन के ब्लड में। जो मॉस्किटो मच्छर होता है, ये मच्छर के द्वारा ये लार्वा अपने अंदर अपने सूंड में जो इसके सूंड होते हैं उसमें फंसा कर ह्यूमन के ब्लड में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि लार्वा जो मेच्योर होते हैं लिम्फ वेसल्स में, और यह मेच्योर हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोफाइलेरिया। जो ह्यूमन के ब्लड में मॉस्किटो लार्वा को इंजेक्ट कर देंगे ह्यूमन के ब्लड में, और ये लार्वा मेच्योर हो जाएंगे लिम्फ ह्यूमन के वेसल्स में, यह मेच्योर हो जाते हैं और यह माइक्रोफाइलेरिया का प्रोडक्शन करते हैं, माइक्रोफाइलेरिया रोग जनरेट करते हैं। जो मॉस्किटो होते हैं जो मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं अपने सूंड को ह्यूमन के ब्लड में इंजेक्ट करते हैं अपने जीवन चक्र चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने भोजन के लिए, और वो वहां से लार्वा ले लेते हैं। अगर वो मच्छर किसी और व्यक्ति को काट लेंगे तो उसमें भी फाइलेरिया डिजीज हो जाएगा, वो व्यक्ति फाइलेरियासिस डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि पहले जो एक मॉस्किटो जो मच्छर होता है, अगर एक व्यक्ति ये व्यक्ति है इसमें फाइलेरिया है और इस व्यक्ति में फाइलेरिया नहीं है, तो ये मच्छर इस व्यक्ति को काट लिया और यहाँ से इसके सूंड में लार्वा लग गया, लार्वा आ गया और ये मच्छर इस व्यक्ति को काट लिया, जो ये मच्छर इस व्यक्ति को भी काट लिया, तो इसमें फाइलेरिया हो जाएंगी, फाइलेरिया डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो फाइलेरिया ऐसी होता है, एक मच्छर है और ये इन्फेक्टेड व्यक्ति, इसमें 4 व्यक्ति हैं जो कि ये फाइलेरिया इनमें नहीं है, और ये मच्छर इसको काटा, और ये मच्छर जो होगा काट के वापस इधर से घूमते घूमते आएगा, इन सभी व्यक्ति काट लेगा तो इन सबको भी फाइलेरिया हो जाएगा। तो फाइलेरिया ऐसे ही होता है, जो कि ह्यूमन के ब्लड में इंजेक्ट कर देते हैं मॉस्किटो मच्छर, जो कि फीमेल मॉस्किटो होती हैं। अब देखेंगे पैथोजेनिसिटी। एडल्ट वार्म ब्लॉक लिम्फोटिक वेसल्स कॉजिंग लिम्फ अकुमुलेशन। तो यहाँ रोग जनकता में बताया गया है, पैथोजेनिसिटी में बताया गया है कि जो एडल्ट वार्म होंगे
जो एडल्ट वार्म कीड़े होते हैं, जो लिम्फोटिक वेसल्स होते हैं, जो लिम्फ वाहिनियां होती हैं, वेसल्स होते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं। एडल्ट वार्म होंगे, जो एडल्ट वार्म होंगे या लिम्फ वाहिनियों को ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे कि जो लिम्फ होते हैं एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे कि हाथ पैर में सूजन आने लगता है। जो रोगजनकता में बताया गया है कि एडल्ट वार्म ब्लॉक कर देंगे लिम्फ वाहिनियों को, जो लिम्फ होगा वो एक जगह इकट्ठा होने लगेगा, जिससे कि हाथ पैर सूजने लगेगा, हाथी पांव हो जाएगा, जिससे कि सभी चीजें ट्रांसफर होना स्टॉप हो जाएंगी। देखेंगे सिम्टम्स। फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं सिम्टम्स में, लक्षण में फीवर, वो फर्स्ट पॉइंट है। अगर हमें फाइलेरिया हो गया तो सबसे पहले हमें बहुत ज्यादा बुखार आएगा, फीवर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट लिम्फ नोड्स स्वेलिंग है, जो लिम्फ वाहिनियां होती है वो सूज जाती है। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जो लिम्फ नोड्स होंगे, जो लिम्फ वाहिनियां होती है वो सूज जाती हैं। और जो लेग हमारा पैर होता है और जो आर्म्स होते हैं और जो स्क्रोटम होता है उसमें लिफियंटिसिस हो जाता है, जिससे कि स्क्रोटम, आर्म एंड लेग फूल जाते हैं। अब हम देखेंगे कंट्रोल। कंट्रोल में देख सकते हैं एंटी फाइलेरिया ड्रग, डीईसी, जिसे हम शॉर्ट में डीईसी कहते हैं। कंट्रोल के लिए एंटी फाइलेरिया ड्रग का यूज करते हैं, मॉस्किटो कंट्रोल यूज करते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन, 4 पॉइंट हेल्थ एजुकेशन। कंट्रोल में बताया गया कि एंटी फाइलेरिया ड्रग अर्थात दवाओं का यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पाँव है फूले नहीं, वो ठीक रहे, उसके लिए हम दवाओं का यूज करते हैं। एंटी फाइलेरिया दवा का यूज करते हैं। मस्कीटो कंट्रोल, मच्छर से बचने, मच्छर पे कंट्रोल कैसे पाए उसका यूज करेंगे। मच्छरदानी लगाएं एंड गंदा पानी कहीं आसपास न जमा होने दें। मस्कीटो, मच्छर पे कंट्रोल पाने के लिए गंदा पानी न जमा हो, आसपास गंदगी न हो एंड मच्छरदानी लगाकर सोए। प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर सैनिटेशन, आसपास स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और हेल्थ एजुकेशन लेना चाहिए। जो हेल्थ संबंधित ज्ञान हो, एजुकेशन है, उसे प्राप्त करना चाहिए और आसपास स्वच्छता दिखानी चाहिए, आसपास स्वच्छता रहनी चाहिए और हेल्थ संबंधित एजुकेशन लेना चाहिए। अब देखेंगे डायग्राम ऑफ वाउचेरिया एंड ट्रॉफी, इसका लाइफ साइकिल देखेंगे हम। ऐसे ही आप अपने डायग्राम में लाइफ साइकिल बना सकते हैं जैसे कि आपको ठीक लगे। वाउचेरिया का लाइफ साइकिल देख सकते हैं। ये मच्छर है, जिससे कि इसके लार्वा में जो मॉस्किटो, ये मच्छर इसके लार्वा में, मॉस्किटो के अंदर ये वाउचेरिया का लार्वा है। वाउचेरिया का लार्वा इसके सूंड पे आ गया जो मॉस्किटो है, तो इसके जो मॉस्किटो होंगे इसके लार्वा में से ये ह्यूमन के ब्लड में इंजेक्ट कर दिए जाएंगे, ह्यूमन के ब्लड में इंजेक्ट कर देंगे ये। उसके बाद जिससे का जो ह्यूमन का पैर होगा और जो तंत्रिका वाहिनियां होंगी वो इफेक्टिव हो जाएंगी। ह्यूमन का पैर स्वेलिंग करेगा, फूल जाएगा और स्क्रोटम भी फूल जाएगा और पैर बहुत ही भारी हो जाएगा। अगर यही मच्छर अगर किसी के लार्वा में अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को काट लिया और इसके लार्वा में इस मॉस्किटो के लार्वा में वाउचेरिया का लार्वा चला गया, जिसके कारण मॉस्किटो के अंदर वाउचेरिया का लार्वा चला गया, जिससे कि ये दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो वो व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो जो वाउचेरिया होता है इसमें ये यहाँ से उसके लार्वा कर लेगा और उसके बाद ह्यूमन के ब्लड में इंजेक्ट कर देगा, जिससे कि लसिका वाहिनियां अवरुद्ध हो जाएंगी, जिससे कि ह्यूमन का पैर फूल जाएगा, स्वेलिंग कर जाएगा। तो आई होप आप लोग को वाउचेरिया का लाइफ साइकिल अच्छे समझ में आया हुआ। अगर आप लोगों के पास इससे भी इजी डायग्राम है, आसान डायग्राम है तो यूज कर सकते हैं, इससे भी अच्छा डायग्राम है तो यूज कर सकते हैं। तो आज ये हमारा कंप्लीट पेपर सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया जूलॉजी 2025 के पेपर का, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। अगर आप लोगों को इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को ऐसे भी और वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स दोस्तों।